एवरीवन, एक बार चैट्स में हमारा क्लियर कर दीजिए कि ऑडिबल हूँ मैं या नहीं हूँ। वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं है। थम्स अप आ रहा होगा आपके पास, थम्स अप कर दीजिए अगर आपको वीडियो ऑडियो क्लियर है तो। अपने फ्रेंड्स को सबको लिंक भेज दीजिए, लिंक सेंड कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अब 2 मिनट में अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। ऑडियो वीडियो में किसी को कोई इशू हो चैट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। यस, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक अपना क्या है? टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर गेट। So first I'll introduce myself in next slide. So I am Shivam Gupta. Get in mechanical engineering I got AIR 24 and in engineering sciences I got AIR 23 this year. और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी स्ट्रेटेजी, किस तरह से अपन को अगर किसी सब्जेक्ट को अपन लेके चल रहे हैं तो कैसे हमको स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट में कैसे प्रोसीड करना है। समझ रहे हैं आप कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट उठाया अपना, तो उसको किस तरह से आप उसमें प्रोसीड करेंगे जिससे कि आपको एट द एंड आपको एग्जाम डे तक उस सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद कोई दिक्कत फील ना हो। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हैं तो ये नहीं कि वो सब्जेक्ट आप भूल गए या उस सब्जेक्ट का कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है। तो ये इस पर ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी से हमको सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए जिससे कि हम लोग पूरी तरह से अपना 100% सब्जेक्ट में दे पाए। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आज अपनी स्ट्रेटजी होगी, पहले अपन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो स्ट्रेटजी में हम लोग 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मेजर जो 4 एलिमेंट्स होते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग। सबसे पहले तो कि पहले नोट्स, अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट है तो कैसे नोट्स बनाएं, क्योंकि कुछ लोग आप में से होंगे जो अभी 3rd ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी स्टार्ट करने की फेज में है। तो नोट्स कैसे बनाए, सेल्फ प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स हैं वो कैसे नोट्स बनाएं। उसके बाद एक बार आपने नोट्स बना लिए तो प्रैक्टिस कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। उसके बाद थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवीजन कैसे करें, अपनी जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन कैसे करें। एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है अपने को। ठीक है, उसके बाद कुछ गोल्डन टिप्स मेरी तरफ से आपको रहेंगे जिसके जो आपकी प्रिपरेशन को एक एज प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो 1 सेकेंड, let me put it on silent. Yeah, yes, so after that, so let's move on to our first point, which is comprehensive note making. Okay, so अब हमको नोट्स बनाते टाइम क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान देनी है। सबसे पहले तो आप में से स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं हम लोग तो इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि आगे हमको सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है। तो अपने को नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि बाद में हमको ही आसानी होने वाली है ना नोट्स को पढ़ के। तो नोट्स ऐसे सबसे पहला पॉइंट है कि जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स है, जो कि 15 नंबर का वेटेज कैरी करती है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से एग्जाम दे रहे हो 13 नंबर का वेटेज कैरी करती है, जो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज लेकर रखती है। इससे ज्यादा एक दो मैकेनिकल में जो बस प्रोडक्शन एक ब्रांच है, जो प्रोडक्शन एक सब्जेक्ट है जो इससे ज्यादा वेटेज रखती है, नहीं तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। इसके अलावा जो आपकी एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, तो इन दोनों को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका एक 30 नंबर का 28 नंबर का वेटेज जो है वो आपका ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी टेस्ट सीरीज जब देने की कोशिश करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ 25 नंबर का तो आप आराम से अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फेज में मैथ्स आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट कि ऑल थ्योरी पॉइंट्स शुड बी एट वन प्लेस इंक्लूसिव ऑफ ऑल फॉर्मूलाज, टेबल्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो क्या है इसमें कि आप ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले फेज में जो आपको आप अगर सपोज आप लेक्चर देख रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या अन अकेडमी का, कहीं भी आप लेक्चर देख रहे हैं, तो पहले आपने फॉर्मूलाज लिख लिए एक पेपर पे, आपने एक नोट्स बनाई अपने नोटबुक में।
उसके बाद अगली आप एक नोटबुक उठाते हैं जिसमें आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स लिखते हैं। अगली ऐसा नहीं करना है आपको, आपको एक ही जगह पे आप जगह छोड़ते जाइए, लीव सम स्पेस फॉर मॉडिफिकेशन ऑन ईच पेज। कभी भी आप नोट्स बना रहे हैं तो नीचे 4 या 5 लाइन हर पेज में आपको छोड़ देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बाद में कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, वहां आपको कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलता है, तो आप उसको वहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 2-3 पेज आपको इसी सेम मॉडिफिकेशन चीज के लिए आपको हर चैप्टर के बाद 2-3 पेज छोड़ने हैं। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग के, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड अपना एक पॉइंट ये है कि न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल्स अपने जो गेट पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है, आपको जैसे पता ही है, तो न्यूमेरिकल्स जो है अपने वो अपने को थ्योरी नोट्स में ऐड करना है। अब जो लोग कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोचिंग की हेल्प ले रहे हैं प्रिपरेशन में, उनके नोट्स तो प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल्स भी नोट्स में अपने ऐड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में अगर सेम टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा तो वो आपको हेल्प करेगा उसको रिकॉल करने में, क्योंकि सेम तरह का डेटा अगर माइंड में ऑब्जर्व होता है तो प्रोसेस बहुत जल्दी होता है वो। उसके बाद एक अगला पॉइंट है कि मल्टी कलर पेन्स यूज कर सकते हैं आप। दिस इज वेरी वेरी ऑप्शनल पॉइंट, लेकिन इससे हेल्प मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जो ब्रेन है अपना वो कलर मैपिंग करता है माइंड में, जिससे कि रिकॉल करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। कभी कभी आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, लेकिन जो एग्जाम में प्रोसेस करने में बहुत ईजी रहता है ये। ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सपोज आपने एक सब्जेक्ट पूरा कर लिया, मैथमेटिक्स हो गया या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आपने फिनिश कर लिया सपोज। अब फिनिश करने के बाद आपका क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे उसकी प्रैक्टिस करें, सबसे पहले क्या सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर लें या पहले क्या चीज सॉल्व करें। तो सबसे पहले सपोज आपने एक मैथमेटिक्स उठाया, मैथमेटिक्स में आपने लीनियर अलजेब्रा कर लिया सपोज एक चैप्टर। अब लीनियर अलजेब्रा करने के बाद आपको एक चैप्टर हो गया मैथमेटिक्स का, उसके बाद आपको सबसे पहले उसके पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू आप देखेंगे, उसके बाद उनको अटेम्प्ट करिए सारे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप एक बुक ले लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मिल जाएगी, नहीं ऑनलाइन भी आपका इजीली सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो वहां पे आप पीवाईक्यूज उसके सबसे पहले सॉल्व कीजिए और उनको एकदम एग्जाम पैटर्न में सॉल्व कीजिए। सपोज आप 30 क्वेश्चन के उनमें पार्टीशन बना दीजिए कि 30 क्वेश्चन आपने एक साथ ले लिए। अब 30 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है इन एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम फॉर्मेट में किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, सपोज आपके पास आप गेट का एग्जाम देखिए, उसमें 65 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 65 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास कितना टाइम रहता है, 180 मिनट्स आपके पास रहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप थोड़ा बहुत मार्क करने का टाइम देखें तो 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो आप 30 क्वेश्चंस ले रहे हैं, उनको ट्राई करिए कि आप 60 मिनट्स में आप टारगेट लेके चलिए, 60 मिनट्स में आप उनको कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर आप इतना टारगेट लेके चलेंगे तब जाके आपका एग्जाम में जो 3 घंटे का पेपर है वो जैसे जैसे 2-2.5 घंटे, वो 2.5 घंटे के आसपास हो पाएगा पूरा। और इतना करना इजीली पॉसिबल है। गेट का एग्जाम में टाइमिंग का इतना इशू नहीं रहता है, लेकिन ये चीज तब हो पाएगी आपके साथ जब आप शुरू से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बता दिया कि डे 1 से जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो एग्जाम पैटर्न पे उनको सॉल्व करिए, बिल्कुल एकदम टाइमर लेके बैठिए कि आपको 30 मिनट्स में 60 मिनट्स में 30 क्वेश्चन कर देने। और अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं होते उनके आप चेक करिए, बाद में एनालाइज करिए अपनी परफॉर्मेंस को डिफरेंशियल मैनर में। कैसे डिफरेंशियल मैनर, क्या मतलब है यहाँ पे कि अपनी जितनी भी, जैसे आपने सपोज 30 क्वेश्चन किए, तो 30 क्वेश्चन करने के बाद उन क्वेश्चन को अब डिवाइड करिए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई। जैसे सपोज आपने 30 में से आपके 15 क्वेश्चन सही हो गए, 15 क्वेश्चन गलत हो गए। अब जो 15 क्वेश्चन गलत हुए आपके शुरू में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की गलतियां कैसे होती हैं कि एक तो कुछ तो कॉन्सेप्चुअल गलतियां होती हैं कि आप कॉन्सेप्ट ही उसका समझ नहीं पाए या भूल गए, क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो उस वो गलती बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, उसको अपन इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक जो गलती बहुत ही ब्लंडर कर देती है एग्जाम में, वो कौन सी है, यूनिट्स की गलती। कि आंसर पूछा है मीटर में, हम लिखा है उसको मिलीमीटर में, या पास्कल में पूछा है, हम लिखा है उनको किलो पास्कल, मेगा पास्कल में लिखा है। तो ये बहुत ज्यादा ब्लंडर वाली गलतियां हैं। उसके बाद तीसरी चीज, एक गलती होती है कि फॉर्मूला हम लोग भूल गए या गलत अप्लाई कर दिया। एक होता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने, कैलकुलेटर गलत यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है। क्योंकि 4 डिविजन में अपनी गलतियों को डिवाइड करिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप गलती कर कहाँ रहे हो, कॉन्सेप्ट आप पे नहीं आ रहा है, समझ में आपको नहीं आ रहा है, या फिर यूनिट फॉर्मूला और कैलकुलेशन वाली गलतियां। और वो आप में से 90% बच्चों की ये तीनों गलतियां सबसे ज्यादा निकलेंगी। ये गलतियां बहुत कम होती हैं, जो कि हम हुआ बना के रखते हैं अपने मन में कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टफ है या नहीं हो रहा है, पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता, नहीं है। गलतियां मोस्टली यही होती हैं। उसके बाद रिवाइज करिए, जो कॉन्सेप्चुअल गलतियां आपकी थी उनको आप रिवाइज करिए उस एरिया को। और उसके बाद आप एक चैप्टर से, इस तरह से एक चैप्टर खत्म हो गया, सपोज आपका लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स, इसका स्टेज अब आता है। अब आपने एक बार पीवाईक्यूज उस चैप्टर के कर लिए हैं, अब पीवाईक्यूज करने के बाद आपको आइडिया लग गया कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और क्या आपको
कौन सा फॉर्मूला आप भूल जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स कस्टमाइज्ड वे में बनाइए, क्योंकि उससे आपको पता है कि ये फॉर्मूला मैं बार बार भूल रहा हूँ, इसमें ये स्पेलिंग गलती हो रही है, इसमें मेरी रूट की गलती हो रही है, जो भी गलतियां हो रही है वो आप शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं और उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट रहने दीजिए, ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स को पूरा एकदम पूरा छाप दिया उसमें पूरा, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज पे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, सपोज आपका मैथमेटिक्स खत्म हो गया, सपोज जैसे मैथ्स में कितने टॉपिक्स हैं, लीनियर अलजेब्रा हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सारे आपने टॉपिक्स कवर कर लिए, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। तब इस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है कि जो पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ये कैसे अटेम्प्ट करने ये मैं आपको आगे अगली स्लाइड्स में और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन बस मैंने यहाँ आपको बता दिया कि ये एक सही टाइम है उसको अटेम्प्ट करने का, जब आपका एक सब्जेक्ट पूरा जाए तब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट टेस्ट क्या होते हैं, सेमी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया उनको बता देता हूँ कि पार्ट टेस्ट जो होते हैं वो सेमी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट में फुल आपका एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का पूरा टेस्ट आएगा, और उसको सिमिलर मैनर में एनालाइज करिए, सिमिलर फैशन में। सिमिलर फैशन क्या है, जो अपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, यूनिट्स वाली मिस्टेक, फॉर्मूला मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, इन चारों में डिवाइड करिए और फिर देखिए कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। Now moving to the next point, next stage of our preparation. मैं आपको यहाँ पे टाइमलाइन नहीं दे रहा हूँ कि आपको कब क्या, मतलब कि आपको ये सब्जेक्ट इस टाइम पे कर देनी है, ये सब्जेक्ट इस टाइम पे कर देनी है। मैं आपको एक सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ और उसकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे आपको उस सब्जेक्ट में अप्रोच करना है कि आप उस सब्जेक्ट को रिटेन कर पाओ फॉर द एग्जाम डे, टिल द एग्जाम डे। ओके, तो अब रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन, यहाँ पे क्या अपन रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि जो अपने 2 पॉइंट्स है ना, यहाँ तक तो बहुत बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है रिवीजन में, रिवीजन पूरा नहीं हो पाता। एक बार तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है। रिवीजन क्यों नहीं कर पाते, कि रिवीजन की परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती लोगों के पास। रिवीजन कैसे करना है कि कोई भी टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, सपोज आज मेरा मैथमेटिक्स खत्म हो गया, तो अब मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है कि फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, मतलब एक महीने से ज्यादा किसी टॉपिक को अनटचड नहीं छोड़ना है। आज मेरा मैथ्स खत्म हो गया तो अगले एक महीना, जैसे आज सपोज 25 अप्रैल है, आज मेरा कोई सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तो 25 मई से पहले मेरा वो चीज रिवाइज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक महीने के बाद अपना माइंड जो है वो ऑलमोस्ट भूल जाता है उस चीज को, 20% रह जाती है एक महीने बाद वो चीज, तो उसको वो नहीं होने देना है। उसके लिए क्या करना है, एक महीने तक इस टॉपिक को अनटचड नहीं छोड़ना है। और इस चीज में आपको हेल्प क्या चीज करेगी, आप बैक ट्रैक रखो अपने प्रिपरेशन का। सपोज आपने कोई अभी सपोज आप मई में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो अपनी, तो मई से लेके आप या तो डेली आप कर सकते हो, लेकिन डेली थोड़ा टफ हो सकता है, तो आप वीकली हर संडे को अपनी प्रिपरेशन का ये देखिए कि लास्ट वीक मैंने कौन कौन से टॉपिक्स करे, जिससे आपको नेक्स्ट मंथ आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक मैंने इस वीक में करा है, तो इस वीक तक मेरा ये रिवाइज हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है इस चीज में। उसके बाद अब ये आपने रिवाइज कर लिया टॉपिक, रिवाइज कैसे करना है कि नोट्स पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है कि अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंट इनफ है आप थ्योरी में कि आपको फॉर्मूलेज वगैरह ऑलमोस्ट याद हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि काफी दिमाग से निकल गई चीजें, तो आप फुल नोट्स पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस में आप इस टाइम क्या करना है, अपन ने पहले पीवाईक्यू कर लिए फर्स्ट स्टेज में, जब अपन टॉपिक कर रहे थे तब अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको ईएससी के ईएससी प्री के पीवाईक्यू करने हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है जो ईएससी की, उसके पीवाईक्यू करने में। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें आपके बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्चुअल बेस बना देंगे। ईएससी प्री के जो क्वेश्चन जितना कॉन्सेप्चुअल बेस बनाते हैं, इतना कॉन्सेप्ट आपका किसी और टेस्ट सीरीज का किसी चीज को सॉल्व करके नहीं होगा। एक चीज है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो सपोज आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 90 क्वेश्चंस तो आपसे हो जाएंगे इसे मींस आपने कुछ गलत किए, कुछ सॉल्यूशन देख लिए, कुछ चीजें समझ लिए, फाइनली आपके 93 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 92 तक। 7-8 क्वेश्चन हर 100 क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं जो पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, वो आपको समझ आ रहा है कौन से क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन बात यह है कि इनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके बाद सेकंड चीज क्या करनी है कि ऑनलाइन फुल सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो देना है। फुल सब्जेक्ट टेस्ट अपन ने पहले भी दिया था, एक टेस्ट अभी भी दे लेना है। उसके बाद इन चीजों दोनों चीजों को सेम वे में एनालाइज करें, रिवाइज करें, जो मैंने पहले बताया था कि पहला अपना है कॉन्सेप्चुअल गलतियां कितनी हुई हैं अपनी, उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक्स कितनी हुई हैं, फॉर्मूला वाली मिस्टेक्स कितनी हुई है, यूनिट एंड डायमेंशंस की कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, तो इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करें। ओके, सो नाउ अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत, क्योंकि टेस्ट सीरीज
अटेम्प्ट तो बहुत लोग करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही वे में अटेम्प्ट करना, सही तरीके से अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब अटेम्प्ट करनी है, क्या अटेम्प्ट करना है, उसके बाद क्या करना है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद। तो पहला पॉइंट है कि दो टेस्ट सीरीज आप एक साथ ज्वाइन कर लीजिए। मतलब अगर देखिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ये उनके लिए पॉइंट्स हैं। अगर आप सीरियस प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है, आपको लगता है कि दो टेस्ट सीरीज आप कर पाएंगे, क्योंकि इजीली पॉसिबल है। मैंने 4 टेस्ट सीरीज एनरोल करी थी और ऑलमोस्ट चारों खत्म कर ली मैंने। तो आप, मैंने ऐसे एक साथ नहीं करी थी तो चारों टेस्ट सीरीज ज्वाइन, मैंने 2 टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन की, उसके बाद उनको ऑलमोस्ट खत्म की पोजीशन में जब पहुंच गई, तब अगली 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू में 2 टेस्ट सीरीज लेके चलें। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अनअकैडमी कुछ कॉम्बेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपको और भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कौन सी नहीं है। और टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और पार्ट टेस्ट। ये कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज और पार्ट टेस्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में तो आपका फुल एक सब्जेक्ट का टेस्ट आएगा, और पार्ट टेस्ट में आपका हाफ सब्जेक्ट टेस्ट आएगा। सपोज मैथमेटिक्स है, उसके मैथमेटिक्स सपोज 10 टॉपिक्स, 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 में से आपके 5 चैप्टर्स पार्ट में होंगे, और सब्जेक्ट टेस्ट में आपके पूरे 10 के 10 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो ये आपको कब करना है, एक तो मैंने आपको बताया था कि जब आप टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, तब आपको टेस्ट देना, उसके बाद रिवाइज कर रहे हैं। जब भी आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार उसका एक टेस्ट दे लीजिए। आपके पास 2 टेस्ट सीरीज हैं, तो दोनों में से किसी का भी एक टेस्ट दे लीजिए, और ट्राई कीजिए कि अगर आप 2 टेस्ट दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज का हो, दूसरा दूसरी टेस्ट सीरीज का हो, एक जिससे कि आपके एक वर्सेटैलिटी बनी रहे क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट आपको छोड़ना है। सपोज आप मैथमेटिक्स या प्रोडक्शन या फ्लूइड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सबके एक एक सब्जेक्ट टेस्ट आप बचा के रखिए लास्ट के लिए। आपके पास 2 टेस्ट सीरीज हैं, तो इनफ टेस्ट हो जाएंगे। और इन दोनों टेस्ट सीरीज में आपको एक एक सब्जेक्ट टेस्ट बचा के रखना है। वो आपको कब अटेम्प्ट करना है, जब 15 दिन बचेंगे आपके एग्जाम में। सपोज आपका फेब्रवरी की फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाता है, सेकंड वीक में एग्जाम हो जाता है आपका, तो उससे 15 दिन पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है, वो टेस्ट। उससे क्या हुआ कि जब आप ये स्टेप थोड़ा ऐसा है कि आपको अनकन्वेंशनल लगे, शायद सब लोग नहीं बताते, लेकिन मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने खुद टेस्ट किया अपने ऊपर, और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा मेरे ऊपर। क्योंकि क्या है कि जब आप एक टॉपिक रिवाइज करते हैं, सपोज आप 15 दिन पहले टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं, उस टाइम आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में हार्डली 5-6 घंटे लगते हैं, और एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में उस टाइम इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 4-5 घंटे आपने पूरा फुल एकदम इन डेप्थ रिवीजन कर लिया एक सब्जेक्ट का। उसके बाद जब टेस्ट देंगे और टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप होगा, तो उस कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए हम लोग ये टेस्ट छोड़ रहे हैं, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपना तीसरा है कि मल्टी स्टेज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट फुल सिलेबस टेस्ट कैसे देने हैं। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, प्रोडक्शन, ऐसे आपकी चार पांच सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इंक्लूड कर देगा वो, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, और भी 4-5 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। तो और फुल सब्जेक्ट सिलेबस में आपका पूरा टेस्ट आएगा, 3 आवर्स का होता है। मल्टी सब्जेक्ट आपकी शायद 1.5 आवर्स के हो सकते हैं टेस्ट। तो इसमें आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको जनवरी में टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं फुल सिलेबस, क्योंकि वो, मतलब ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन उस टाइम तक कंप्लीट हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका मन है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो अगर आप अभी मई में स्टार्ट कर देते प्रिपरेशन, तो आप इजीली इजीली अक्टूबर नवंबर तक स्टार्ट करने की हालत में आ जाएंगे कि आप मल्टी सब्जेक्ट या फुल सिलेबस टेस्ट दे सकें। तो उसके लिए आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि 50 to 60% आपकी कोर सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज ऑल। मतलब 50-60% आपका अगर हो गया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि 10% वैसे आप करेंगे नहीं 10% पे, लेकिन पर 50-60% इज गुड इनफ। ऐसा नहीं कि आपको 100% सिलेबस खत्म करना है तब आप जाके टेस्ट लिखना स्टार्ट करें। 50-60% ऑफ कोर सब्जेक्ट सिलेबस, मतलब मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपका एक साइड कवर्ड है। उसके अलावा जो भी आपका मैकेनिकल या जो भी आपकी ब्रांच है, उस ब्रांच का आपका 50-60% सिलेबस कवर्ड है। मतलब कि 3 या 4 आपके बड़े सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर्ड हैं, तो आप फुल सिलेबस टेस्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कब बेस्ट टाइम कब है, मैं आपको बता ही दिया कि जितना जल्दी आपका हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए। फिर भी अगर आप सितंबर में या नवंबर तक स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है ये। उससे आपकी एक फ्लो बन जाएगा, टेस्ट एग्जाम आने आने तक आपका इतना अच्छा फ्लो बन जाएगा टेस्ट देने का, कि आपको एग्जाम डे के दिन कोई ऐसा पैनिक या कोई भी एंग्जाइटी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है कि हर संडे को जब आप टेस्ट सीरीज सपोज आपने सितंबर में लिखना स्टार्ट कर दिया, मिड सितंबर है, 15 सितंबर से या 15 अक्टूबर से, जब भी आपने स्टार्ट किया, उसके बाद ये रूल बना लीजिए, ये नियम बना लीजिए अपना एकदम पक्का, कि हर संडे आपको एक टेस्ट देना ही देना है। क्योंकि और उसमें मार्क्स ज्यादा मायने नहीं रखते हमारे, कि कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं।
उसमें हमको बस अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, खुद को खुद से कंपेयर करना है कि हमारे लास्ट टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस था, इस टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, और कहाँ हमारी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, कॉन्सेप्चुअल गलतियां ज्यादा हो रही हैं, या फिर जो गलतियां हमारे को बताया कि यूनिट्स की मिस्टेक ज्यादा हो रही है, कैलकुलेशंस की मिस्टेक ज्यादा हो रही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है गेट का वो गलत तरीके से यूज कर दिया, उस टाइम मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी, तो वो गलत यूज कर दिया। तो ये सारी चीजें ज्यादा हो रही हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल गलतियां ज्यादा हो रही हैं, ये एनालाइज करो और उनको सुधारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई सिलेबस तो एट द एंड आप कंप्लीट कर ही लेंगे, लेकिन मेन चीज है कि आप प्रैक्टिस इंप्रूव करवाएं। गेट गेट जो एग्जाम है, ये एग्जाम है ही नहीं आपकी, मतलब नॉलेज का डेफिनेटली एक हद तक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम है प्रैक्टिस का। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ढंग से, प्रैक्टिस आपकी एक अच्छे लेवल पे है, तो आप ये एग्जाम इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एफएलटीज को एनालाइज भी सेम पैटर्न में आपको करना है, जैसे हमने अभी तक बताया, सेम पैटर्न में आप एनालाइज करिए। उसके बाद यस, अब आप जब 1 मंथ आपके एग्जाम का बचा हुआ है, सपोज आप अब फरवरी में आपका एग्जाम है और जनवरी में आप स्टार्ट कर सकते हैं एक टेस्ट ऑल्टरनेट डे देना, या फिर अगर पॉसिबल हो तो एवरी डे आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा उससे। टेस्ट पे पूरा फोकस रखिएगा। ये आपके ऐसे टेस्ट जो होते हैं वो आपको अपने आप रिवीजन कराते रहेंगे, अपने आप को आपको जो है एकदम आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करते रहेंगे। ठीक है। तो ये अपना एक पूरी स्ट्रेटेजी हो गई कि कैसे अपने को एक सब्जेक्ट को लेके लास्ट तक चलना है, लास्ट तक उसके साथ जाना है, जिससे कि एग्जाम डे पे अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो। उस सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट अपन ने 4 महीने पहले पढ़ा है उसको भी अपन भूले नहीं, उसके लिए ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी अपनी हो जाती है। इसके बाद अब मैं कुछ गोल्डन टिप्स की बात करूंगा। ये टिप्स ऐसे हैं जो थोड़े से आपकी प्रिपरेशन में आपको एज देने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके इन जनरल प्रिपरेशन करते हैं तो जितने भी नंबर आते हैं उससे 2 4 5 10 नंबर आपके थोड़े से इससे इंक्रीज डेफिनेटली होंगे। तो ये आप पहला पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एक बी अ गुड ऑब्जर्वर while solving any question and make a habit to read it twice। तो क्या है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपनी आदत बना लीजिए कि क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है हमको, चाहे पहली बार में समझ आ गया पर एक बार हल्की सी रीडिंग मारिए। कि होता क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे जो है ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में मिस हो जाते हैं, तो वो पॉइंट्स प्रोन टू मिस्टेक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट्स की गलतियां हो गई, या फिर और भी ऐसी 50 तरह की गलतियां होती हैं जो आप अपने लिए खुद एनालाइज कर सकते हैं। वो किसी इंसान की कोई गलती होती है, दूसरे की कोई और गलती होती है, तो ये चीज एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे गलती हो रही है, और ऑब्जर्वर बनिए। और इसके अलावा एक सेकंड पॉइंट अपना हो सकता है कि जो डेटा है ना, कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा है, सपोज आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू हो गई या फिर आपकी विस्कोसिटी की वैल्यू हो गई, उस डेटा पे हल्की सी साइड मार ली। मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस हल्की सी नजर आपकी रहनी चाहिए कि ये डेटा किस रेंज में लाया करता है। एग्जाम में ये आपको 2 तरह से हेल्प करेगा। एक तो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेशन पैटर्न में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, आपका कोई आंसर आ गया तो उसको ये वेरीफाई करने में हेल्प करेगा कि हाँ हमारा आंसर सही है या गलत, या सपोज आपका विस्कोसिटी, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, या फिर आपका वेपर प्रेशर है, वाटर का वेपर प्रेशर है, सपोज जो रेफ्रिजरेशन में आता है अपने। सपोज आपने पूछा हुआ कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लाइज अराउंड 2 kPa, 3 kPa, 5 kPa। पर अगर आपका आंसर आ रहा है 50 kPa, 60 kPa, सो डेफिनेटली दैट इज देयर वी आर डूइंग सम ब्लंडर इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यूनिट्स को अपने माइंड में रखिए और क्वेश्चन को यूनिट की हेल्प से अप्रोच करने की कोशिश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जैसे गेट में टाइम आपके पास थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, आप ट्राई करिए। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूरे लंबे सॉल्यूशन करने की कई बार हमको जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सिर्फ यूनिट्स के बेस पे हम सॉल्यूशन कई क्वेश्चंस का दे पाते हैं, सब आंसर निकाल पाते हैं। वो कैसे, सपोज आपको कोई प्रोडक्शन का क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे कि सपोज किसी की यूनिट आपको पता है कि जो मेटल रिमूवल रेट है उसकी यूनिट होती है mm³ पर सेकेंड। तो अब आपको क्वेश्चन में 3 डेटास दिखेंगे जो में होंगे, एक डेटा होगा जो टाइम के टर्म्स में होगा, या फिर कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा होगा जिसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्टिकुलर तरीके से अपन अरेंज करेंगे तो एक mm³ पर सेकेंड यूनिट बन जाएगी अपनी। तो ये ऐसे नहीं कह रहा मैं कि आप हमेशा इस तरह से आपको अप्रोच करना क्वेश्चन को, लेकिन कभी आप फॉर्मूला भूल गए, कभी आप कोई और एग्जाम में आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने में विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑल्सो।
उसके बाद गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू यूज गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर इन प्रिपरेशन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। और ऑलवेज मीन्स ऑलवेज मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको हमेशा ये यूज करना है। क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लेजीनेस हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, उसके बाद हैबिट हमारी बन नहीं पाती है और उस पर फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गेट कैलकुलेटर हमेशा यूज करें। जब भी आप कोई नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में तो ऑब्वियसली आपका गेट कैलकुलेटर होता है, लेकिन कोई भी आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप फोन में इंस्टॉल कर लीजिए कैलकुलेटर का ऐप और गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर गेट का ही यूज कीजिए। उसके बाद फिफ्थ अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राई टू सॉल्व सिस्टमैटिकली इवन इन रफ वर्क। क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम में हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने क्या किया था कि जो नोट पैड मिलता है यहाँ पे एग्जाम में, आपको गेट एग्जाम में एक नोट पैड मिलता है, तो मैंने उसके पार्टीशन बना लिए थे, और एक पार्टीशन में एक क्वेश्चन, अगले पार्टीशन दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या हुआ था कि बाद में जब आप उसको फिर से उस क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो आपको एक तरह से कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने इसमें ये चीज सही करनी है, ये चीज गलत करनी है, पहले क्या मैंने सॉल्व किया था उसमें। तो या फिर आप कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपका आंसर उस जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को वापस उसे कैलकुलेशन चेक करने में, उसको रिट्रैक्ट करने में, बैक ट्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि हमने क्या गलती करी थी। तो ये आप आदत बना लीजिए कि जो क्वेश्चन है उनको रफ वर्क में भी बहुत सिस्टमेटिकली और नीटली सॉल्व करें। मतलब ऐसा नहीं कि सजा के लिखना है, पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि थोड़ा सा क्लीनलीनेस रखने की कोशिश करिए अपनी रफ वर्क में भी। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। और ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल करना चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो लेट्स एंड द सेशन। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रिपेयर करिए आप एग्जाम के लिए, और सेफ रहिए। इस टाइम सेफ रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आसपास देख रहे हैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का माहौल है, बहुत ज्यादा केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब इस टाइम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन तो हम फिर भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन तबियत हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखिए, खुद की हेल्थ का ध्यान रखिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ योर्स एट दिस टाइम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड स्टे सेफ।